हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जोजो एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। तो 7 दिसंबर की हम न्यूज़ कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये पहली न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है। ये बुद्धिस्ट साइट एक्सकेवेट हुई है कश्मीर के बारामुल्ला में। बारामुल्ला इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर। अगर आप कश्मीर का मैप बनाएंगे तो ये अगर श्रीनगर है तो इसके नॉर्थ वेस्ट में यहाँ कहीं पड़ता है बारामुल्ला। और ये दोनों ही किस रिवर पे हैं? झेलम रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बुद्धिस्ट साइट है, तो जाहिर सी बात है श्रीनगर मतलब जम्मू एंड कश्मीर इट वाज अ फर्स्ट हिंदू किंगडम। फिर अब बुद्धिस्ट साइट्स निकल के आई तो हो सकता है यहाँ पे बुद्धिज़्म का भी कुछ हो, और उसके बाद फिर जो हिंदू हुआ उसके बाद ये फिर इस्लामिक हुआ है। ऑलराइट, तो इट वाज अ स्मॉल न्यूज़, पर ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए एज अ लोकेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूज़ है ये वुमेन फेस ग्रेटर हेल्थ रिस्क फ्रॉम राइजिंग हीट। तो ये स्टडी हुई है, अगर आप देखोगे तो वुमेन का सर्वे किया गया, हाई हीट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स में 70% रिपोर्ट सिम्टम्स क्या हैं? देखो, फटीग हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, डिहाइड्रेशन है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग पीक हीट मंथ्स। तो ये तो सभी मेल को भी डिस्कम्फर्ट होता है, बट हाँ वल्नरेबल सेक्शंस के लिए ज़्यादा देखते हैं तो हम देख सकते हैं। शॉर्ट टेम्पर, हाई इरिटेशन हो जाएगा, एंग्जाइटी बहुत रहेगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, स्लीप डिस्ट्रप्शन, इंसोमनिया, स्लीपिंग पैटर्न्स चेंज हो जाएंगे, हैविंग एक्सपीरियंस वायलेंस एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम। तो ये और वो दे रखे हैं पैरामीटर्स। तो ये आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं GS2 के एग्स पेपर में। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये न्यूज़ है, एक NGO है, NGO का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। जस्ट का मतलब है जस्टिस, जस्टिस वाले राइट्स देने इनको। तो इसने एक चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक मिशन लॉन्च किया है राजस्थान में। ऑलराइट, तो 38 हाई इंसिडेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया है, उसमें इंटेंसिव ड्राइव टू कम्प्लीटली वीड आउट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो ये कई फेजेस में होगा, 3 फेज में होगा। इसमें एक्टिविटीज़ अवेयरनेस, पहले तो स्कूल्स में अवेयरनेस, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट्स होंगी, एसेज लिखवाए जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, है ना, इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, और प्लेज सेरेमनीज। तो लोग बच्चों से, टीचरों से शपथ दिलवाई जाएगी, बोले हम शपथ लेते हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्तौड़ और भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दे आर द मेजर हब, जहाँ पे 40% से ज़्यादा आप देखोगे तो चाइल्ड मैरिज होती है। नहीं समझे? 40% से लड़कियां मतलब चाइल्ड मैरिज ही हो जाती है, प्लस 9 अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30 से 40% के बीच में। इट इज़ वेरी हाई इन राजस्थान। और फेज़ 2 का अगर आप देखेंगे, जो फेथ लीडर्स हैं, मंदिर के पुजारी वगैरह हो गए या मॉस्क के हो गए, उन सब से बात की जाएगी। कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर हैं, मैरिज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनसे बात की जाएगी। चाइल्ड राइट्स और इन सब के मतलब मैसेज को एम्पलीफाई करवाया जाएगा। फेज़ 3 में होगा मोबिलाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी वार्ड्स, ये हेल्प ली जाएगी। तो देखो, इसको आप एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज पर अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो एक तरह से डायग्राम बना सकते हैं कि, या फिर एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हो, है ना। अगर NGOs पर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ केस स्टडी। ऑलराइट, तो इसमें लिख सकते हो फेज़ 1। तो फेज़ 1 की ये चीज़ें लिख दो कि स्कूल्स टारगेट स्कूल्स और कैच देम यंग। ऑलराइट, फेज़ 2 में आप लिख सकते हो फेथ लीडर्स और या फिर सोशल अवेयरनेस, और फेज़ 3 में आप ले सकते हो ग्राम पंचायत। ऑलराइट, तो इस तरह से आप एज एन एग्जांपल बना सकते हो ऑन दिस। फाइन, नेक्स्ट हम ये बात कर लेते हैं साइक्लोन की। जो साइक्लोन आया है उसका नाम है तितवा। तो DIT,
दितवा साइक्लोन आया है, ये कहाँ पे आया हुआ है? श्रीलंका में तो बहुत सारी फ्लड्स आई थी, लेकिन इसने लैंडफॉल कहाँ पे किया था? इंडिया में किया था, चेन्नई पे। ऑलराइट, ये पता होना चाहिए। तो इसमें हमने ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, बहुत सारे ऑपरेशंस हम लॉन्च करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। एक तो है नेबरहुड फर्स्ट, NEI, नेबरहुड फर्स्ट। सेकंड है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। थर्ड है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन इंडियन ओशन रीजन, राइट, सागर पॉलिसी। तो इन तीनों पॉलिसीज़ के तहत हम अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो हम अगर ऑपरेशंस की बात करें तो 2017 में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन इंसानियत। तो ये बांग्लादेश में रोहिंग्यास की हेल्प करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था। ऑलराइट, मैं बोलता जा रहा हूँ, 2018 में लॉन्च किया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। मैं इनको लिख लेता हूँ वीडियो पॉज करके, और टाइम सेव करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ऑलराइट, ऑलराइट। तो देखिए, ये सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए थे 2017 में। ऑपरेशन इंसानियत, और बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज आए थे तो उनकी हेल्प करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था। 2018 में ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया था। सुलावेसी आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया के पास, ऑक्टोपस शेप के हैं, अगर आप ये देखोगे तो इस तरह का एक आइलैंड दिखेगा, दैट इज़ सुलावेसी। तो उसमें अर्थक्वेक आया था, तो उसकी वजह से जो सुनामी आई थी, तो उसमें इंडोनेशिया में फ्लड रिलीफ दिया था हमने, सुनामी रिलीफ। 2019 में ऑपरेशन हमने सहायता लॉन्च किया था, साइक्लोन आया था मोजाम्बिक में, उसकी हेल्प के लिए। 2020 में ऑपरेशन वनीला हमने लॉन्च किया। वनीला हमने लॉन्च किया था मेडागास्कर में फ्लड असिस्टेंस के लिए। ऑलराइट, मेडागास्कर। 2020-21 में ऑपरेशन वंदे भारत मिशन एंड समुद्र शक्ति हमने लॉन्च किए थे। ये लॉन्च किए थे कोविड के टाइम पे। ऑपरेशन देवी शक्ति हमने लॉन्च किया था, या आप बता सकते हैं अफ़गानिस्तान से अपने इंडिया के लोगों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा हमने लॉन्च किया यूक्रेन से इंडियंस को निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्त आपको पता होना चाहिए, टर्की एंड सीरिया में भूकंप आया था, अर्थक्वेक। फॉर दैट रीजन वी लॉन्च दिस ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी वी लॉन्च इन 2023 टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम सुडान। एंड ऑपरेशन अजय वी लॉन्च्ड टू रेस्क्यू फ्रॉम Israel, ISREL, Israel. ऑपरेशन इंद्रावती फ्रॉम हैती एंड डोमिनियन रिपब्लिक। ऑलराइट, ऑपरेशन सद्भाव वी लॉन्च इन 2025, फ्लड रिलीफ इन म्यांमार एंड वियतनाम। एंड ऑपरेशन सागर बंधु, this is the recent operation that India launched to help from floods to our Sri Lanka. All right. So these many operations, you should at least remember the names. And after 2020, whatever operation has been launched, you should know the country and for the region it was launched. All right. There are some rescue missions. There are some disaster management missions. All right. So you should know these things. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये है वेनेजुएला। देखो, वेनेजुएला और ये बहुत सारे समय से न्यूज़ में है। अगर ये आपका ब्राज़ील है तो यहाँ पे 3 छोटे छोटे से कंट्रीज़ हैं। ऑल राइट, आई हैव ओपन द मैप, लेट मी शो यू दिस। बैक 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 बैक। सपोज दिस इज़ योर ब्राज़ील। तो यहाँ पर आपके 3 कंट्रीज़ हैं छोटे छोटे। यहाँ पे पड़ता है आपका सुरीनाम, इधर पड़ता है आपका गुयाना, और यहाँ पे पड़ता है आपका वेनेजुएला। और देखो, वेनेजुएला और गुयाना में कुछ समय पहले इस रीजन को लेके, गुयाना का ही ये रीजन है, इस रीजन को लेके, इस रीजन का नाम था एस्क्यूबो रीजन। तो वेनेजुएला ने बोला था, इसका जो प्रेसिडेंट है उसने बोला था कि हम वेनेजुएला पे अटैक करेंगे और इस रीजन को कैप्चर कर लेंगे। तो गुयाना बहुत टेंशन में आ गया था कि ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो
जितना यूनाइटेड नेशंस ने इंटरफियर किया और इसको बचा लिया था। इस कंट्री का नाम है फ्रेंच गिनी। ऑलराइट। तो अभी क्या रीजन चल रहा है, देखो अभी इसको बता देते हैं। जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं, हेडेड बाय प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो, इनके ऊपर आरोप लगाया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि ये इस कार्टेल डेस लॉस सोलेस, इस ड्रग गैंग को लीड करते हैं ये। ऑलराइट, बोले कि इन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है। और दिस कार्टेल इमर्ज इन 1990s। वेनेजुएला की मीडिया ने मतलब इसका नाम उजागर किया था, और इसका मतलब है कार्टेल ऑफ द सन्स। कार्टेल ऑफ द सन्स, सूरज की कार्टल से। कार्टल का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। राइट, इसको कार्टल बोलते हैं। तो ये ड्रग्स के भी कार्टल्स होते हैं, इलीगल आर्म्स स्मगलिंग के भी कार्टल्स होते हैं। तो ये सारी रीजन्स पता होने चाहिए। एस्क्यूबो रिवर भी है यहाँ पे, जो गुयाना में फ़्लो करती है। राइट, और वेनेजुएला में ये एस्क्यूबो रीजन आपको पता होना चाहिए। प्लस ये कार्टल का नाम आई डोंट थिंक इट विल बी आस्क्ड, बट यस, वेनेजुएला में जो बोट्स को डुबाया जा रहा है बिना बताए, अब सिर्फ बॉम्ब मार के भाग जाते हैं अमेरिका के लोग, तो ये ह्यूमन राइट्स की वजह से भी न्यूज़ में है, या ये पता होना चाहिए। ऑलराइट। तो वेनेजुएला के ऊपर यूएसए आर्मी एक्शन करना चाहता है। ऑलराइट, क्योंकि ये है डिक्टेटरशिप, और ये अगर डिक्टेटरशिप यूएसए का सपोर्ट कर रही होती, वेनेजुएला में क्या है, डिक्टेटरशिप। अगर वेनेजुएला की डिक्टेटरशिप यूएसए को सपोर्ट कर रही होती तो यूएसए इसका सपोर्ट करता। ऑलराइट, ये डिक्टेटरशिप यूएसए का सपोर्ट नहीं कर रही है, तो यूएसए इसके अगेंस्ट है। प्लस ये डिक्टेटरशिप जो निकोलस मादुरो है, ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रग्स जाते हैं मैक्सिको की रास्ते, या फिर ये समुद्र के रास्ते वेनेजुएला के थ्रू और कंट्रीज़ के थ्रू। तो इस पे, और इसका जो ऑयल रिच रीजन है, ऑयल रिच रीजन, इसको कैप्चर करना चाहता है यूएसए, है ना। और प्लस रिजीम चेंज चाहता है ना। तो ये सारे रीजन्स हैं। डायरेक्ट इस सब के लिए तो इंटरफियर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो ड्रग्स का मुद्दा है, इसको उठा के इसमें आर्मी एक्शन करने की बात की जा रही है। तो ये मुद्दा है, मतलब एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया है। ऑल राइट, तो जो पुतिन की विज़िट हुई है इंडिया में, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जो पुतिन इंडिया में आया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हे नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मेन पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है इसमें। ठीक है, तो मोदी ने इसको बोला था कि इंडिया रसिया की जो रिलेशनशिप है वो लाइक पोल स्टार है, ध्रुव तारे की तरह है। लेकिन बहुत ज़्यादा आउटकम्स इसमें निकल के नहीं आए, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द यूएसए फैक्टर। क्या क्या वो साइन हुए हैं, ये मैं एक ओवरऑल बता देता हूँ। स्ट्रेटेजिक एरियाज़ के डेवलपमेंट में रशिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन टिल 2030 साइन किया गया है। पहला तो ये मुद्दा साइन हुआ है। इसमें हमने बोला है कि 2030 तक $100 बिलियन का हमको ट्रेड टारगेट रखना है। राइट, नेक्स्ट हमने साइन किया है लेबर मोबिलिटी एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा कि बोथ कंट्रीज लेबर कैन वर्क इन ईच अदर्स कंट्री, है ना। मेनली इंडिया के वर्कर्स ही जाएंगे रशिया में, और नॉट द वाइस वर्सा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। थर्ड है आपका, हमने एक एमओयू साइन किया है फर्टिलाइजर्स के लिए। आपको बताया कि रशिया यूरिया एंड नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स का वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर है। नेक्स्ट हमने साइन किया है अग्रीमेंट, टू साइड्स साइंड अग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन, पोर्ट्स एंड कस्टम्स। ऑलराइट, और इसके थ्रू मतलब जो चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न रीजन है, अगर हम बात करते हैं, लेट्स सी, लेट मी ड्रॉ। तो यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक है और यहाँ पे है हमारा चेन्नई। तो इस सी रूट को, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, इसके थ्रू, इस ट्रेड रूट के थ्रू हमको बात करनी है। सपोज दिस इज इंडिया। राइट, डेवलप मैरीटाइम कॉरिडोर को डेवलप करने की बात की है, और जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इस पर भी करने की बात की है। तो ये पुराने ही घिसे पिटे मुद्दे हैं। नेक्स्ट बात हुई है आपकी, दोनों कंट्रियां
बायलेटरल ट्रेड को अपनी नेशनल करेंसीज में ही सेटल करेंगे। राइट, पहले इनिशियली स्टार्ट किया था, बट चूंकि इंडिया परचेज ज़्यादा करता है तो रुपी हमने ज़्यादा भेज दिया रशिया में, और रशिया डज नॉट हैव यूज़ ऑफ दैट रुपी, सो रशिया वाज इन्वेस्टिंग दैट रुपी इन इंडिया इटसेल्फ। तो उसके लिए फिर बोला कि इतना हम कितना इन्वेस्ट करें, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो दैट ट्रेड वाज स्टॉप्ड, मतलब जो ट्रांजैक्शन था वो स्टॉप कर दिया गया था। तो इस पर फिर से साइन किया गया है कि हम कुछ नए एवेन्यूज़ ढूंढेंगे कि किस तरह से रशिया एंड रूबल का हम लोग ट्रेड कर सकें, है ना। देयर वाज नो अनाउंसमेंट हाउ ऑयल प्रोग्राम में, इसको जाने दो, मतलब ये ऑयल से रिलेटेड बातें हैं, ऑयल तो हम कर ही रहे हैं, है ना। ऑयल परचेज भी अगर देखा जाए तो ऑयल परचेज भी 35%, 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है ऑयल परचेज। दैट इज़ बिकॉज ऑफ टैरिफ्स ऑफ यूएसए, है ना। और डिफेंस से रिलेटेड हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बोला है, कोई भी बात नहीं की। इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर कॉपरेशन स्टेड अवे फ्रॉम अनाउंसमेंट, इससे रिलेटेड हमने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। हो सकता है सीक्रेट डील कोई साइन हुई हो। तो यूएसए का जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, बोले इसके थ्रू और ना सैंक्शंस हम पे लगा दे यूएसए। तो इसके लिए हमने डिफेंस और इससे रिलेटेड कोई भी बातचीत इसमें की नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें पता होना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो सक्सेसफुल था, बट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये विजिट नहीं रही थी जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। नेक्स्ट पीसीएस के लोग ध्यान रख सकते हैं, जर्मनी का चांसलर है फ्रेडरिक मर्ज, इसका नाम याद कर लेना, फ्रेडरिक मर्ज, है ना, ये रहा जर्मनी का ये चांसलर है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये। अब नेक्स्ट न्यूज है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये वेटिकन जो सिटी है, आपको पता होगा, इट इज़ इन इटली, ऑलराइट, स्मॉलेस्ट कंट्री, ऑलराइट। तो इसमें देखो, वेटिकन कमीशन हैज सेड दैट नो वुमेन शुड बी कैथोलिक डियाकोन्स। ये टर्म क्या है? कैथोलिक डियाकोन्स इज नथिंग बट अ पोस्ट। ये हो सकते हैं आपके ऑर्डेंड मिनिस्टर्स ऑफ चर्च, है ना। दे कैन बी क्लर्जीज, दे कैन बी सर्वेंट्स ऑफ क्राइस्ट, है ना। दे कैन बी असिस्टेंट ऑफ प्रीस्ट्स। तो यहाँ पे अगर देखें, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक डियाकोन्स के लिए मना कर दिया है कि कोई वुमेन हो ही नहीं सकती है। अगर यही चीज़ इंडिया ने की होती, इंडिया में हिंदू स्पेशली हिंदू रिलीजन में ऐसा कुछ हुआ था, जैसे सबरीमाला केस है ना, और डाउरी है, या इस तरह की कोई भी चीज़ें होती तो पूरा वर्ल्ड हा हा हो करता। बट चूंकि ये क्रिश्चियंस ने किया है तो बहुत ही छोटी सी इस पर न्यूज आई है। तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को रखा है, ऑलराइट। जो नेक्स्ट बिग न्यूज़ है वो है गजनविद एम्पायर की। तो एनसीईआरटी बुक्स में चेंज किया गया है। तो जो गजनविद एम्पायर था, इन्वेजन्स था, इसका सेक्शन हमने इंक्रीज़ कर दिया है। पहले इसके बारे में कम बताया जाता था कि कितनी एट्रोसिटीज़ हुई, क्या नहीं हुआ। बेसिकली मेन फोकस था कि हमारे देश में इस्लामिक रूल कैसे इस्टेब्लिश हुआ था। तो जितनी भी एट्रोसिटीज़ थी उनको आधे पेज में हमने निपटा दिया था, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं था, है ना। तो जब तक हम अपनी हिस्ट्री को रिमेंबर नहीं रखते हैं तब तक हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, राइट। तो लोगों को पता होना चाहिए कि हम स्लेव बने थे तो क्यों स्लेव बने थे, ना। तो इसके लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को हम समझ लेते हैं। आई होप यू विल बी विद मी। अगर हिस्ट्री अगर देखी जाए, ये अगर कश्मीर है, राइट, ये पाकिस्तान है ना, ये है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से आए थे ये। तो ये है आपका सिंध। सिंध में जो किंग था दाहिर था, है ना, ये था 8th सेंचुरी में। तो सिंध में क्या था, यहाँ पे थे आपके पायरेट्स। तो ये पायरेट्स क्या करते थे, ट्रेडर्स मर्चेंट्स को लूट लेते थे, है ना। तो किंग दाहिर ने मना कर दिया था कि हम इन
जो लुटेरे हैं, जो तुम्हारे क्या नाम है इसका, रेबल्स हैं या लुटेरों को क्या, पायरेट्स हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसी के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था सिंध को। दैट वाज इन 8th सेंचुरी। और ये मोहम्मद बिन कासिम बिलोंग करता था उम्मयद कैलिफेट डायनेस्टी। ऑलराइट। इसके बाद आती है तुम्हारी अब्बासिद कैलिफेट। तो वही आगे तक चलती रही है काफ़ी समय तक। तो मोहम्मद बिन कासिम का ये जो अटैक था, ये फर्स्ट फेज़ ऑफ इन्वेजन माना जाता है। सेकंड फेज़ में इन्वेजन हुआ था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन के लड़के महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने, ऑलराइट। तो जो गजनवी का महमूद था, उसने अटैक करना स्टार्ट किया था। 17 बार इसने अटैक किया, 3 जगह पे किया। एक था मथुरा में, कन्नौज में, और एक फेमस आपको पता ही है सोमनाथ में। ऑलराइट। तो इसने मतलब एक बैटल हुआ था 1001 में, बैटल ऑफ पेशावर बोलते हैं इसको। तो ये हुआ था आपका जयपाल वर्सेस मोहम्मद गजनवी, ठीक है ना। ऑलराइट। तो इसमें हरा दिया था, प्लस सिंध को कॉन्कर कर लिया था। तो जो मेन मोहम्मद गजनवी का जो मेन वो था, वो इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करने का नहीं था। मेन जो रूल था वो था प्लंडर द वेल्थ। दूसरा था किल द इन्फिडल्स। इन्फिडल्स होते हैं काफिर एक तरह से, है ना, इनको मारना है, कन्वर्ट करना है। टेक वुमेन एंड चिल्ड्रन एज स्लेव, कन्वर्ट। ऑलराइट। तो ये सारे इसके थे। तो अब्बासिद खलीफा थे, इन्होंने मोहम्मद गजनवी को एज ए रूलर एक्सेप्ट कर लिया था। बोले हाँ, तुम्हारी ही मतलब जागीर है पूरा इंडिया का, ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है। ओके। तो गजनविद रूल नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब 175 साल तक इन्होंने किया, 1010 से लेके 1187 तक, ठीक है कि नहीं। तो गजनविद जो था, मोहम्मद गजनवी के ही लोगों ने इस रीजन को कंट्रोल किया था। उसके बाद आ जाता है गौरीद एम्पायर। गुरीद एम्पायर, ठीक है। तो इन्हीं का एक जनरल था मोहम्मद गौरी। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था। तो यही सबसे बड़ी भूल मानी जाती है इंडिया की, जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड थे उनके बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान को इसको उसी समय मार देना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो राजपूत किंगडम थे उसमें भागते हुए रूलर पे अटैक करना, जो कायरों की तरह भाग रहा है, वो अलाउड नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने जाने दिया था। 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई, है ना। आपको पता है 1206 के बाद ये वापस गया गजनी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये छोड़ गया था विद हिज कमांडर। इसके कमांडर का क्या नाम था? बख्तियार खलजी। ऑलराइट। तो बख्तियार खलजी ही मार्च्ड ईस्ट इंडिया की तरफ ये चला एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कुछ। तो आई होप अब थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या क्या चेंज हुए हैं इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फोकस किया है गजनवी के लार्जर सेक्शन को फोकस किया गजनवी के इन्वेजन्स पे। थोड़ा रेड ले लेते हैं। तो गजनी का जो फोकस किया डिस्ट्रक्शन एंड प्लंडर पे, इसका स्प्रेड था इस्लाम को टू नॉन मुस्लिम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वो किया है, इस्लाम को स्प्रेड करने का था। इसमें एक वो जोड़ा गया है बॉक्स करके, जैसे एनसीईआरटी में बॉक्स में इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, तो अ वर्ड ऑफ कॉशन ऐड कर दिया गया है। ये वर्ड ऑफ कॉशन ऐड किया जाता था एक नोट, जैसे कोई डार्कर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री होते हैं तो उसमें एज अ नोट इसको ऐड किया जाता है ना।
दिस बॉक्स इज सिमिलर टू नोट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ डार्कर पीरियड्स, है ना। तो ये पता होना चाहिए। इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कैसे इसने एक सेकंड, दिस बॉक्स लुक सिमिलर टू, ये तो वही है मैंने जो अभी कहानी बताई आपको। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं। आवर अप्रोच इज़ दैट इट इज़ बेटर टू फेस देम। जो भी डार्कर पीरियड्स हैं उनको हिस्ट्री पहले हिस्टोरियंस छुपाते थे कि लोगों को मत बताओ, है ना, लेकिन बताने से लोग भूल जाते हैं कि हमारी क्या स्ट्रगल है। इसीलिए अब जो अप्रोच है उसको चेंज कर दिया गया। अप्रोच ये हो गई कि अब बताओ लोगों को कि क्या हिस्ट्री थी, बच्चे उसको फेस करें कि अच्छा अच्छा ऐसा हुआ था, खुद से एनालाइज करें, अंडरस्टैंड करें, है ना, और अवॉइड करें कि रीअकरेंस ऐसा फ्यूचर में ना हो। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, है ना यार। और इसमें इसमें मोहम्मद गजनवी ने 17 बार अटैक किया, ये सब है। इसके मोटिव्स रिलीजियस भी थे। टेम्पल्स को लूटना तो था, रिलीजियस मोटिव्स भी थे। इसने मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ, शिवा टेम्पल्स को कैप्चर किया। ये देखो, फिर ये 1950s में सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड किया गया। तो राजेंद्र प्रसाद दी देन प्रेसिडेंट, उन्होंने इनॉग्रेट किया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। महमूद की कैंपेन्स हुई, स्लॉटर ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ इंडियन सिविलियंस, हजारों लोगों को, दसियों हजार लोगों को मार दिया। कैप्चर न्यूमरस प्रिजनर्स, कैदी बना लिए, चिल्ड्रंस को, बच्चों को, औरतों को, सबको। टू बी टेकन टू बी सोल्ड एज अ स्लेव इन मार्केट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ले जाके बेच दिया गया वहाँ पे, है ना। और वो केवल कीन नहीं था, नॉट ओनली टू स्लॉटर और इनस्लेव इनफिडल्स, केवल स्लॉटर मारना और स्लेव बनाने का ही अकेला वो नहीं था। इनफिडल्स का मतलब होता है हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स, उस टाइम के एक तरह से काफिर। बट ऑल्सो किल बिलीवर्स फ्रॉम राइवल सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। तो राइवल सेक्ट्स मतलब इस्लाम के अलावा जो भी लोग मानने वाले थे उनको मारने का भी इसका वो था। तो अल बरूनी ने अपनी किताब में इसमें लिखा हुआ है, देखो, जो शिवलिंगा था जो वर्शिप किया जाता था सोमनाथ टेम्पल पे, उसकी इमेजेस को इसने डिस्ट्रॉय किया था प्रिंस महमूद ने। और उसके अपर पार्ट्स को तोड़ा इसने और उसको ले गया अपने रेजिडेंस में, गजनी लेके गया उसको, पार्ट ऑफ द इमेज को। और उसने अपने दरवाजे, जो मस्जिद थी गजनी की, उसके एक दरवाजे पे उसको लगाया, उस शिव जी की मूर्ति को। और उस पर जब लोग जाते थे तो अपने पैर पोंछ कर, पीपल रब देयर फीट टू क्लीन देयर डर्ट फ्रॉम एंड वेट। तो इतना गलत काम इसने किया था, राइट। तो ये सच्चाइयाँ लोगों के सामने आनी चाहिए, है ना। आज भी जो हिस्टोरियंस हैं, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस कहेंगे उनको, जो लिबरल हिस्टोरियंस थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों को छुपाया है, लोगों तक आने नहीं दिया है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो, जो सच्चाई है लोगों के सामने वो रखनी चाहिए, एंड उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए कि वो किस चीज़ को पे यकीन करते हैं, है ना। तो बस यही है, ये सच्चाई को सामने लाने की बात की जा रही है। टर्निंग द टाइड्स नाम से एक चैप्टर जोड़ा गया है 11th एंड 12th सेंचुरीज़ में। मोहम्मद गौरी की कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कमांडर बख्तियार खलजी के बारे में बताया गया। इसने कैंपेन्स की थी, ईस्टर्न साइड में गया था। जब ये बंगाल जा रहा था, ही डिस्ट्रॉयड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को इसने तोड़ा, है ना। यूनिवर्सिटीज़, नालंदा, विक्रमशिला, है ना, इनसे ह्यूज बूटी तो लूटी ही, प्लस इनको जला के राख कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ मॉन्क्स को स्लॉटर किया इसने, इसमें लिखा हुआ है, राइट। और जो नालंदा की लाइब्रेरी थी, इज सेड टू हैव बर्न्ड फॉर मंथ्स, महीनों तक जलती रही थी, इतना उसमें लिटरेचर था। तो ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। आई होप कि इससे आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये टर्म हिंदू ग्रोथ रेट फिर से न्यूज में है, ऑल राइट। तो ये हिंदू ग्रोथ रेट का जो टर्म था, वो इकोनॉमिस्ट थे हमारे एक, इनका नाम था राजकृष्णा। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिलोंग करते थे। इन्होंने ये 1978 में इस टर्म को यूज़ किया था, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट। ये डिस्क्राइब करता था इकोनॉमिक पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस और बिटवीन 1950s टू 80s के बीच में, ऑलराइट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे ही इन्होंने इस टर्म को यूज़ किया, तो जितने भी पेपर पब्लिश्ड होते थे
आर्टिकल्स लिखे जाते थे न्यूज़पेपर्स में, है ना। वर्ल्ड कभी भी इंडिया के इकोनॉमी के बारे में बात करता था तो इसी टर्म को यूज़ किया जाता था। तो जो हिंदू वर्ड था ये लिंक किया जाने लगा पॉवर्टी से, है ना। पॉवर्टी हो गया, और पुअर हेल्थ, है ना, एवरीथिंग, मतलब, और अनसैनिटरी कंडीशंस, मतलब गंदे रहने वाले, पूरे वर्ल्ड में, मतलब एक तरह से इस वर्ड ने हिंदुओं को बदनाम करके रख दिया। तो ये मेन काम था ये राज कृष्णा जी का। ये चूंकि दिल्ली स्कूल से बिलोंग करते थे तो ये जो व्यक्ति थे ये ग्रसित थे, कॉलोनियल मेंटलिटी थे, कॉलोनियल मेंटेलिटी, ऑलराइट। तो ये कॉलोनियल मेंटेलिटी थी जो लॉर्ड मैकुले थे, जिन्होंने मैकुले माइन्यूट दिया था। तो उन्होंने बोला था 200 साल तक इंडिया के अंदर मतलब मेंटलिटी बिल्कुल चेंज करके रख देनी है ना। मैकुले माइन्यूट्स इन्होंने दिए थे, आपने पढ़े होंगे एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये 1835 में दिए थे, 2035 में इसको 200 साल हो जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी ने ये जो टारगेट रखा है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, अभी हम कहाँ चल रहे हैं 2025 में, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में इस कॉलोनियल मेंटेलिटी को हमें ख़त्म करना है, ऑलराइट। आज के समय में अगर आप देखोगे तो जितना भी इंटेलेक्चुअल क्लास है इंडिया का, वो अपने ही कल्चर से नफरत करना सिखाता है, वो अपने ही देश से नफरत करना सिखाता है। कहीं भी आप डिबेट्स वगैरह सुनोगे तो वो इंडिया की बुराई कर रहे होंगे बैठ के, दूसरे देशों की तारीफ़ें कर रहे होंगे, नहीं समझे। तो इस मेंटलिटी से हमें बाहर निकलना है, तो ये नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हल्का सा। लेट्स सी। तो इन्होंने बोला है कि ये स्लेव मेंटलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगले 10 साल में हमें इस हिंड्रेंस को ख़त्म करना है। सो कॉल्ड जो हमारी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी जो इंस्लेव्ड कर दिया था इस टर्म्स को यूज़ कर करके बार बार इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना, जो हिंदू सिविलाइजेशन थी उसको स्लेव बना के छोड़ दिया था, नहीं समझे। तो इससे थोड़ा सा हमको बचना है। द मैसेज बीइंग पुश्ड वाज दैट इंडिया की जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हिंदू सिविलाइजेशन की वजह से है। ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में पुश कर दिया गया कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट हो रही है स्लो, वो हिंदुओं की वजह से है। अब जो आज के समय में जो कम्युनल बन जाते हैं हर एक मुद्दे पे, वो इस मुद्दे पे थे शांत एकदम। पिछले 40-50 साल से ये लोग इस मुद्दे पे एकदम शांत बने हुए हैं, है ना। दिस टर्म बिकेम पार्ट ऑफ बुक्स, किताबों में लिखा जाने लगा, रिसर्च पेपर में लिखा जाने लगा, हर जगह पे इसको लिखा जाने लगा, है ना। तो जो पॉलिसी ऑफ मैकुले थी उन्होंने सीड शो किए थे स्लेव मेंटलिटी के, है ना, 200 साल में। तो उसी का ये एक जीता जागता उदाहरण था। तो इसी को ख़त्म करना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, GS1 में मेंस के लिए अगर आप देख रहे हो तो मैकुले पे एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइएगा, 100% आने के इसमें चांसेस हैं। और ये पहली बार इस पर बात नहीं हो रही है, ये आज से 2-3 महीने पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने एक बिहार रैली के दौरान बोला था, है ना। तब से ये कंटिन्यूसली स्लेव मेंटलिटी न्यूज़ में है, ऑलराइट। मैकुले बेसिकली न्यूज़ में है। तो इंटेलेक्चुअल जो क्लास है इंडिया की, द हेट्स इंडिया, ऑलराइट। ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो फीफा का वर्ल्ड कप होना है, फीफा वर्ल्ड कप मेंस का, है ना, ये होना है आपका कनाडा, USA एंड मेक्सिको में, ऑलराइट। तीनों कंट्री मिलके इसको होस्ट करेंगी। ये होगा आपका जून एंड जुलाई 2026 में, ऑलराइट। इसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहले 32 करती थी, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चूंकि इस बंदर को मतलब जो USA ने हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्लाउन वर्ल्ड को दिया है वो है डोनाल्ड ट्रम्प। तो इनको जो है नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला नहीं, नोबेल पीस प्राइज़। तो चूँकि ये इसके पत्ते चाटते रहते हैं, गुलाम है ये, गुलाम, स्लेव। तो इनसे कह के
फीफा का पीस प्राइज़ इन्होंने इस्टेब्लिश करवा दिया है। तो 2026 में पहला फर्स्ट फीफा पीस प्राइज़ दिया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये मिल गया है। ऑलराइट, तो इसके साथ एक मेडल भी था। तो जब मेडल दिया जा रहा था तो भाई साहब ने उठा के खुद ही पहन लिया। अच्छा अच्छा, मेडल भी दोगे, तो खुद ही पहन लेते हैं उसको। ही इज़ अ क्लाउन, ही इज़ एन इडियट। ऑलराइट, बेसिकली ये क्यों कर रहा है ऐसा? ही इज़ डूइंग इट टू लीव इट्स लीगेसी। लीगेसी इज़ अ बिग टर्म, कि लोग इनको फ्यूचर में याद रखें। ऐसा बोला जाता है कि व्हेन अ पर्सन डाइज, आदमी मरता कब है? तो जब उसकी सोल, व्हेन हिज सोल लीव्स हिज बॉडी, इट इज़ नॉट व्हेन अ पर्सन डाइज, अ पर्सन डाइज व्हेन ही इज़ फॉरगॉटन। तो ये भूला न जा सके, इसके लिए ये ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहता है कि हाँ मुझे ये प्राइज़ मिले, ये हुए वो हुए, एंड इट इज़ नथिंग बट नॉनसेंस। और ऐसे बचना चाहिए लोगों को। और वैसे भी इसको तो कोई वैसे भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि अब पूरे यूएसए को बर्बाद करने का जो ठेका लिया हुआ है इस भाई ने लिया हुआ है। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगेन के चक्कर में ही इज़ मेकिंग अमेरिका, ही इज़ एक्सपोजिंग अमेरिका। बेसिकली अमेरिका को ये एक्सपोज करके रख दे रहे हैं दुनिया के सामने कि किस तरह की इनकी हिपोक्रेसी है, किस तरह के ये दुनिया में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं और ये खुद कितने बड़े डिक्टेटर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये एक्सपोज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।